जरा इस मंजर की कल्पना कीजिए। रात का 1 बज रहा है और घुप अंधेरा है। कोई इंसान एक सुनसान गांव के पुराने तालाब के किनारे खड़ा है। ओह, और चारों तरफ बिल्कुल सन्नाटा है। बिल्कुल। और अचानक उस तालाब के बिल्कुल बीच से पानी के बुलबुले उठने लगते हैं और उसी पानी के भीतर से किसी के घुर्राने की एक खौफनाक आवाज आती है। बाप रे, पानी के अंदर से खुर्राने की आवाज। हाँ, आज की हमारी इस गहन चर्चा का विषय यही है। हमारे पास ब्लडी सत्या यूट्यूब चैनल से आई एक बेहद डरावनी और सच्ची घटना है। ये वाकया आकिब नाम के एक व्यक्ति ने इंस्टाग्राम के जरिए साझा किया था, जो बिहार के मोतिहारी के एक छोटे से गांव में उनके साथ घटा था। और मतलब इस चर्चा का मकसद सिर्फ कोई भूतों की कहानी सुनाना नहीं है। हमारे पास जो स्रोत हैं उनके आधार पर हम ये विश्लेषण करेंगे कि जब शहर की वो आजाद सोच और गांव की छिपी हुई खतरनाक सच्चाइयां आपस में टकराती हैं तो नतीजे कितने भयानक हो सकते हैं। सही बात है। कभी-कभी बस अधूरी जानकारी इंसान को सीधे क्या कहते हैं, मौत के मुहाने पर खड़ी कर सकती है। बिल्कुल। तो चलिए कहानी के किरदारों पर आते हैं। हाँ, तो केंद्र में 2 लड़के हैं। एक है 14 साल का आकिब, जो दिल्ली के एक पक्के शहरी माहौल से गर्मियों की छुट्टियां मनाने अपने नाना के गांव मोतिहारी आया है। हाँ, और दूसरा है उसका चचेरा भाई आमिर, जो उसी गांव के पास रहता है। हाँ, दोनों की उम्र लगभग एक समान है और छुट्टियों में उनका एक ही शौक है, गांव के पीछे वाले पुराने तालाब में मछली पकड़ना। हाँ। और यहीं से उस टकराव की शुरुआत होती है जिसका आपने भी जिक्र किया हाँ। था। क्योंकि ये टकराव सिर्फ 2 पीढ़ियों का नहीं है, मतलब ये 2 अलग-अलग दुनियाओं का टकराव है। स्रोत बताते हैं कि आकिब और आमिर मछलियां तो पकड़ते थे, लेकिन उन्हें खाने के लिए नहीं। तो फिर किस लिए? वे मछलियां पकड़ते और फिर उन्हें वापस जिंदा पानी में छोड़ देते थे। हाँ, जिसे हम कैच एंड रिलीज कहते हैं। अच्छा, कैच एंड रिलीज। शहर में तो ये महज एक खेल है, एक तरह का एडवेंचर। मतलब आकिब के नजरिए से देखें तो वो कुछ गलत नहीं कर रहा था, वो तो किसी की जान भी नहीं ले रहा था। वही तो। लेकिन गांव वालों को उनका ये खेल सख्त नापसंद था। वे लगातार नाना जी से इन बच्चों की शिकायत कर रहे थे। आप देखिए, एक 14 साल का दिल्ली का लड़का है। वो ऐसे माहौल से आता है जहां लोग अपने बगल वाले फ्लैट के पड़ोसी तक का नाम नहीं जानते। बिल्कुल। उसे लगता है कि गांव वाले बेवजह उसकी जासूसी कर रहे हैं। बिल्कुल। उसे लगेगा कि ये लोग मेरे पीछे क्यों पड़े हैं। हाँ, क्या ये शहरी अहंकार का एक क्लासिक उदाहरण नहीं है? मतलब शहर से आया व्यक्ति ये मान लेता है कि गांव वाले तो बस दूसरों के मामलों में दखलंदाजी करना जानते हैं और उससे जलते हैं। इसे सिर्फ अहंकार कहना पूरी तरह सही नहीं होगा। मेरा मानना है कि दरअसल अज्ञान का है। अज्ञानता? हाँ। वो कैसे? देखिए, गांव के समुदायों का सामाजिक ढांचा शहर से बिल्कुल अलग होता है। वहाँ हर व्यक्ति एक दूसरे से और अपने आसपास के पर्यावरण से बहुत गहराई से जुड़ा होता है। हाँ, वो तो है। तो गांव वालों की चेतावनियों के पीछे अक्सर पीढ़ियों का अनुभव होता है। जब वे किसी को किसी खास जगह जाने से रोकते हैं तो उसका मतलब उसकी आज़ादी छीनना नहीं होता। वे शायद जानते हैं कि वो जगह किस चीज़ का घर है। ओहो, मतलब वो तालाब किसी और ही चीज का। बिल्कुल। लेकिन समस्या ये थी कि गांव वालों ने या नाना जी ने पाबंदी तो लगा दी, पर किसी ने भी इसका असल कारण नहीं बताया। बस कह दिया कि वहां नहीं जाना। और मुझे लगता है कि यही सबसे बड़ी चूक हुई। नाना जी ने बस एक फरमान सुना दिया कि तालाब की तरफ नहीं जाना है। हम सब जानते हैं कि किशोर अवस्था का मनोविज्ञान कैसे काम करता है। हाँ, बगावत करने की उम्र होती है वो। बिल्कुल, बच्चों से कुछ छुपाना उन्हें और ज्यादा उत्सुक बना देता है। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे किसी डेंजर वाले लाल बटन के पास ले जाकर कहना कि इसे बिल्कुल मत दबाना। और जाहिर है उंगलियां उसी बटन की तरफ भागेंगी। हाँ ना, मतलब वो लाल बटन तो दबाना ही है फिर। इस लाल बटन वाले उदाहरण से न्यूरोलॉजी का एक बड़ा दिलचस्प पहलू जुड़ता है। 14 साल की उम्र में इंसान के मस्तिष्क का वो हिस्सा जिसे प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स कहते हैं, जो दूरगामी परिणामों या खतरों का आकलन करता है, जो लॉजिक लगाता है। हाँ, वो पूरी तरह से विकसित नहीं होता। उनके लिए नियम तोड़ना खुद को साबित करने का एक तरीका होता है। नाना जी ने सच इसलिए छुपाया होगा क्योंकि उन्हें डर था कि भूत, पिशाच या खतरे का नाम सुनकर ये बच्चे डरने के बजाय एडवेंचर की तलाश में जानबूझकर वहां जाएंगे। लेकिन उनका ये सुरक्षात्मक झूठ कह लें, हाँ, ये उल्टा पड़ गया। बिल्कुल उल्टा पड़ा। इसी दिल्ली वापस लौटने में सिर्फ 2-3 दिन बचे थे। उस रात नानी आकिब के लिए नमकीन और मिठाइयां बनाने में लगी थी ताकि वो उन्हें दिल्ली ले जा सकें। हाँ, घरों में अक्सर ऐसे ही होता है जब कोई वापस जाने वाला होता है। और इसी वजह से घर के बड़े बुजुर्ग रात 12:30 बजे तक जागते रहे
और जैसे ही बड़ों की आंख लगी, समय की कमी और मछली पकड़ने की उसी भयंकर लालसा के चलते दोनों लड़कों ने छुपकर तालाब जाने का फैसला किया। रात के 12:30 बजे? हाँ। अब यहाँ सवाल ये उठता है कि क्या बच्चों को खतरे से बचाने के लिए उन्हें आधी अधूरी बातों में उलझाना सही है? अगर आकिब को पूरी असलियत पता होती तो शायद वो उस रात घर से बाहर कदम भी नहीं निकालता। ये मनोविज्ञान की एक पुरानी दुविधा है, लेकिन यहाँ ये स्पष्ट है कि जानकारी छुपाने का फैसला उन पर भारी पड़ा। रात के 12:30 बजे जब पूरा गांव गहरी नींद में था, वे दोनों सुनसान और अंधेरे तालाब के किनारे पहुंच गए, बिना ये सोचे कि वे किसके इलाके में दखल दे रहे हैं। बिल्कुल। तो रात का लगभग 1 बज चुका था। चांद की हल्की रोशनी के अलावा चारों तरफ खूब अंधेरा था। सन्नाटे को चीरने के लिए आमिर ने अपने छोटे से कीपैड वाले मोबाइल पर एक गाना बजा दिया। कीपैड वाला मोबाइल? मतलब ये घटना कुछ साल पुरानी है? हाँ, पुरानी बात है। अब इस स्थिति का विश्लेषण करते हैं। एक तरफ प्राचीन रहस्यमयी तालाब का सन्नाटा है और दूसरी तरफ एक छोटे से आधुनिक यंत्र से निकलती हुई आवाज। एक अजीब सा कॉन्ट्रास्ट है। बहुत अजीब। कुछ मछलियां पकड़ने के बाद जब उन्हें थकान होने लगी तो उन्होंने वापस लौटने का फैसला किया, और जैसे ही वे उठे उन्हें अपने पीछे से किसी के घुर्राने की आवाज सुनाई दी। हाँ, जब ऐसी कोई अचानक आवाज आती है तो हमारा दिमाग सबसे पहले क्या करता है? पैनिक करता है। पैनिक तो करता है, लेकिन वो उसे किसी जानी पहचानी और सामान्य चीज से जोड़ने की कोशिश भी करता है। दिमाग खुद को शांत करने के लिए तर्क का सहारा लेता है। उन्होंने भी यही सोचा होगा कि अंधेरे में कोई काला कुत्ता होगा। हाँ, बिल्कुल। उन्होंने सोचा अब कोई कुत्ता होगा, लेकिन यहाँ से ये घटना भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के नियमों को चुनौती देने लगते हैं। वो कैसे? जब वे मुड़कर देखते हैं तो कोई कुत्ता नहीं था, बल्कि तालाब के बिल्कुल बीच से पानी के हिलने और बुलबुलों के फूटने की गुड़गुड़ आवाज आने लगती है। पानी के बीच से? हाँ, और उसी के साथ घुर्राने की आवाज भी आ रही होती है। अब जरा सोचिए, बुलबुले पानी के अंदर से आ रहे हैं और घुर्राने की आवाज भी उसी गहरे पानी के भीतर से आ रही होती है। 1 मिनट, मतलब पानी के अंदर से? हाँ। कोई साधारण जानवर जैसे कि कुत्ता या जंगली सुअर पानी के अंदर से ऐसे कैसे घुरा सकता है? ये तो ये जीव विज्ञान के दृष्टिकोण से लगभग असंभव है। वही तो मैं सोच रही थी। देखिए, घुर्राने की आवाज पैदा करने के लिए फेफड़ों से हवा को वोकल कॉर्ड्स के जरिए बाहर धकेलना पड़ता है। पानी के नीचे कोई भी स्तनधारी जीव ऐसी आवाज नहीं निकाल सकता बिना पानी निगले या दम घुटे। बिल्कुल। और ध्वनि विज्ञान हमें ये बताता है कि पानी में आवाज हवा की तुलना में ज्यादा तेजी से यात्रा करती है, लेकिन उसका स्रोत अगर पानी के अंदर हो और सतह पर बुलबुले भी आ रहे हों तो ये किसी बहुत ही भारी भरकम और असामान्य जीव का संकेत है। बाप रे! तो जब इंसान का दिमाग इस बात को डिकोड नहीं कर पाता कि सामने वाला खतरा जानवर है या कुछ और, तब क्या होता है? क्या सिस्टम क्रैश हो जाता है? सटीक शब्दों में कहें तो हाँ, सिस्टम क्रैश ही हो जाता है। जब हमारा दिमाग किसी खतरे को अपनी जानी पहचानी श्रेणियों में नहीं रख पाता, तब इंसान के अंदर सबसे गहरा और आदिम डर जाग उठता है। आदिम डर? हाँ, जिसे प्राइमल फियर कहते हैं। ये वो डर है जो विकासवाद की शुरुआत से हमारे डीएनए में मौजूद है, अज्ञात का डर। और यही वो पल था जब उन दोनों का सामना किसी अलौकिक या ऐसे अज्ञात जीव से हुआ जिसे उनका शहरी और तार्किक दिमाग समझ ही नहीं सकता था। उफ! और ये अज्ञात डर तब एक खौफनाक हकीकत बन गया जब पानी के बुलबुले तेजी से किनारे की तरफ बढ़ने लगे। मतलब वो चीज उनकी तरफ आ रही थी। हाँ, आकिब ने घबराकर आमिर से भागने को कहा। वे दोनों पूरी ताकत से घर की तरफ दौड़ पड़े, जो कि वहां से लगभग 1.5-2 किलोमीटर दूर था। 1.5-2 किलोमीटर, वो भी आधी रात को? हाँ, आधी रात को, ऊबड़ खाबड़ पगडंडियों पर और पीछे से किसी भयानक चीज के पीछा करने की आवाज के साथ। शरीर में एड्रेनलिन का स्तर उस वक्त इतना रहा होगा कि उन्हें दर्द या थकान का एहसास ही नहीं हो रहा होगा। बिल्कुल। लेकिन भागते हुए आकिब हिम्मत करके पीछे मुड़कर देखता है, और स्रोत में जो विवरण दिया गया है ना, वो सच में रोंगटे खड़े कर देने वाला है। क्या देखा उसने? आकिब के अनुसार वो जीव 2 पैरों पर दौड़ रहा था। 2 पैरों पर? हाँ, उसका शरीर किसी मगरमच्छ की तरह खुरदुरा था। उसका चेहरा एक विचित्र और भयानक छिपकली जैसा था, और उसकी लंबी लंबी जीभ बार बार बाहर निकल रही थी, इतनी लंबी कि वो भागते हुए लड़कों को लगभग छूने ही वाली थी। 2 पैरों पर भागने वाला मगरमच्छ जैसा जीव, प्रकृति के किसी भी ज्ञात जीव से इसका कोई मेल नहीं है। रुकिए, यहाँ एक बड़ा सवाल खड़ा होता है।
मैं थोड़ा एक संशयवादी नजरिया अपनाना चाहती हूँ। हाँ बिल्कुल, बताइए। क्या हम सच में ये मान लें कि वहां छिपकली के चेहरे वाला कोई जल पिशाच था? रात का अंधेरा, दिमाग पर हावी भयंकर थकान, किशोर उम्र का डर और वो प्राइमल फियर जिसके बारे में आपने अभी बात की, क्या इन सब ने मिलकर उनके दिमाग में कोई भयानक भ्रम पैदा नहीं कर दिया होगा? आपका मतलब है कि वो बस उनके दिमाग का वहम था? हाँ, क्या ये सामूहिक मतिभ्रम मतलब मास हेलुसिनेशन का मामला नहीं हो सकता? हो सकता है वहां बस कोई जंगली कुत्ता या सुअर हो और डर के मारे उनके दिमाग ने उसे एक राक्षस बना दिया हो। ये संदेह बहुत स्वाभाविक और वैज्ञानिक है। कई बार अत्यधिक तनाव में इंसान का दिमाग आकृतियां गढ़ लेता है, लेकिन यहाँ सामूहिक मतिभ्रम का सिद्धांत लागू करना थोड़ा मुश्किल है। मुश्किल क्यों है? क्योंकि सामूहिक मतिभ्रम में दो लोग एक ही समय पर एक जैसा डर महसूस कर सकते हैं, लेकिन इतनी विस्तृत शारीरिक समानताएं देखना, जैसे वो खुरदुरी त्वचा और जीभ। बिल्कुल, खुरदुरी मगरमच्छ जैसी त्वचा, दो पैरों पर दौड़ना और खासकर वो लंबी जीभ, दोनों का एक ही समय पर बिल्कुल एक ही चीज देखना बहुत ही दुर्लभ है। अच्छा, और इसके बाद जो हुआ वो भी उस भ्रम वाले सिद्धांत को पूरी तरह से खारिज कर देता है। क्या हुआ फिर? भागते भागते वे दोनों एक पेड़ की डाल से टकराते हैं और सीधे बेहोश हो जाते हैं। जब सुबह उनकी आंख खुलती है तो वे उसी जंगल में पड़े थे। पूरी रात वहीं पड़े रहे? हाँ, और उनके शरीर पर खरोंचें और चोट के निशान थे, कपड़े बुरी तरह फटे हुए थे और उन्हें एक अजीब सी अस्वाभाविक ठंडक महसूस हो रही थी। ये तो बहुत ही चिंताजनक है। तो अगर वो सिर्फ दिमाग का भ्रम होता तो शरीर पर वे भौतिक खरोंचें कैसे आती? ये प्रमाण चीख चीख कर कह रहे थे कि उस रात उनका पाला किसी वास्तविक और हिंसक चीज से पड़ा था। बिल्कुल। और जब वे सुबह 4:30 बजे बदहवास हालत में किसी तरह घर पहुंचते हैं, तब जाकर नाना जी उस चुप्पी को तोड़ते हैं। वही चुप्पी जिसने इन बच्चों को मौत के मुंह में धकेल दिया था। हाँ, नाना जी खुलासा करते हैं कि वो कोई सामान्य जानवर या भ्रम नहीं था, वो एक पनडुब्बा था। पनडुब्बा, जिसे ग्रामीण इलाकों में अक्सर जल पिशाच कहा जाता है। हाँ, वाटर डीमन या जल पिशाच। भारतीय लोक कथाओं और ग्रामीण मान्यताओं में पनडुब्बा का जिक्र बहुत गहराई से मिलता है। अच्छा, इन मान्यताओं में क्या कहा गया है इनके बारे में? मान्यता है कि ये जीव सदियों से पुराने तालाबों, झीलों या नदियों के गहरे हिस्सों में वास करते हैं। इनका मुख्य काम पानी के पास आने वाले शिकार को भ्रमित करना और फिर उसे गहरे पानी में खींच लेना होता है। बाप रे! नाना जी का वो खुलासा ये साबित करता है कि गांव वाले क्यों बच्चों के उस कैच एंड रिलीज खेल से डरे हुए थे। वे जानते थे कि उस तालाब का पानी महज मछलियों का घर नहीं है। वो किसी ऐसी चीज का इलाका है जो इंसानी समझ से परे है। बिल्कुल, बच्चों की उस गतिविधि ने शायद उस सोई हुई चीज को जगा दिया था। तो यहाँ आकर वो बात पूरी तरह से साफ हो जाती है जो आपने चर्चा की शुरुआत में कही थी, पीढ़ियों का अनुभव। आकिब की उस एक रात की बगावत ने उसे जिंदगी भर का ऐसा सबक दिया कि उसने फिर कभी इस तरह का कोई एडवेंचर नहीं किया। और मैं शर्त लगा सकता हूँ कि वो दोबारा उस तालाब के पास नहीं गया होगा। बिल्कुल नहीं, उसे अगले ही दिन तुरंत दिल्ली वापस भेज दिया गया। इस पूरी घटना का सबसे बड़ा निष्कर्ष यही है कि स्थानीय चेतावनियों और पीढ़ियों से चली आ रही लोक कथाओं को हमेशा अंधविश्वास मानकर खारिज कर देना एक बहुत बड़ी भूल हो सकती है। सही बात है। समाजशास्त्र के नजरिए से देखें तो कई बार इन कहानियों का मुख्य उद्देश्य हमारी सुरक्षा करना होता है। वे एक अदृश्य बाढ़ की तरह काम करती हैं। एक इनविजिबल फेंस। हाँ, हर नियम या पाबंदी के पीछे का कारण हमेशा आधुनिक विज्ञान की भाषा में साबित नहीं किया जा सकता, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो नियम निराधार है। तो आखिर में ये पूरी घटना हमें एक ऐसे मुहाने पर लाकर खड़ी कर देती है जहां हमारा आधुनिक विज्ञान और सदियों पुरानी लोक कथाएं आपस में बुरी तरह उलझ जाती हैं। इस चर्चा को खत्म करने से पहले एक बहुत ही गहरा विचार है जिस पर चिंतन किया जाना चाहिए। वो क्या है? जरा सोचिए, क्या होगा अगर हमारे आसपास की वे सभी पुरानी कहानियां, वे सभी अजीबोगरीब पाबंदियां और नियम जिन्हें हम आधुनिक और तार्किक सोच का हवाला देकर अक्सर हंसी में उड़ा देते हैं, वे असल में पूरी तरह से सच हों? ये तो बहुत ही डरावना विचार है ना? क्या ऐसा हो सकता है कि शहर की जगमगाती लाइटों और कंक्रीट की दीवारों ने सिर्फ इंसानों की देखने की क्षमता को सीमित कर दिया है और अंधेरे के असली बाशिंदे आज भी ठीक वही हैं जहां में सदियों से घात लगाए बैठे थे? बिल्कुल हो सकता है।
तो अगली बार जब कोई बुजुर्ग आपको बिना कारण बताए किसी सुनसान जगह जाने से रोके, तो ये तय करना बड़ा दिलचस्प होगा कि वहाँ अपने तार्किक दिमाग का इस्तेमाल करना चाहिए या फिर अंधेरे में अपना खुद का खौफनाक सच खोजने का जोखिम उठाना चाहिए। ये एक ऐसा विचार है जो किसी भी तार्किक इंसान की नींद उड़ाने के लिए काफी है। बिल्कुल सहमत हूँ। तो आज की हमारी इस गहन चर्चा में बस इतना ही। इस रहस्य के पीछे छिपे विज्ञान और लोक कथाओं के उस नाजुक धागे पर विचार जरूर कीजिएगा।